हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेन स्टडी। दिस इज आवर सेकंड वीडियो ऑन इंटरनल सिक्योरिटी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नक्सलिज्म, जिसे हम लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म भी कहते हैं या माओइज्म भी कहते हैं। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी मेंस, स्पेशली जीएस 3 पेपर इंटरनल सिक्योरिटी। और नक्सलिज्म इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंटरनल थ्रेट ऑफ इंडिया राइट नाउ। इट अफेक्ट्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट्स। तो वी विल स्टार्ट विथ नक्सलिज्म्स हिस्ट्री। थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ नक्सलिज्म, जो नक्सल मूवमेंट है वो इंडिया में। तो अगर प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो जो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फाउंडेशन हुआ था इंडिया में, और वहाँ से हम ट्रेस कर सकते हैं ये नक्सलिज्म की हिस्ट्री को, क्योंकि बेसिकली नक्सलिज्म एट इट्स कोर इज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट जो कि कम्युनिज्म को फॉलो करती है। बेसिकली एक स्टेटलेस सोसाइटी एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट यूजिंग आर्म्स रिवॉल्यूशन। तो एट इट्स कोर इट इज एन आइडियोलॉजिकल बैटल। तो अगर हम प्री इंडिपेंडेंस देखें तो 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन होता है और वहां से कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो स्प्रेड होना शुरू होता है इंडिया में। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मोमेंट जो है कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, जो है कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है इंडिया में, वो आता है 1945 के अराउंड, 1946 के अराउंड, ड्यूरिंग द तेलंगाना मूवमेंट। तो तेलंगाना मूवमेंट वॉज लेड बाई द कम्युनिस्ट पार्टी which was a violent movement by the peasants against the landlords। तो और इस मूवमेंट के हेल्प से कम्युनिस्ट पार्टी का जो है काफ़ी स्ट्रांग होल्ड बन गया आंध्र प्रदेश वाले रीजन में। ऑल्दो इंडिपेंडेंस के बाद इस मूवमेंट को सप्रेस कर दिया गया। इवन स्टालिन हिमसेल्फ इनकरेज द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया टू लेट गो ऑफ दिस रिवोल्यूशनरी आर्म्ड स्ट्रगल, एंड दिस वॉज सीन एज अ सेटबैक टू कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिनका ऑलरेडी एक स्ट्रांग होल्ड बन चुका था आंध्र प्रदेश जैसे रीजन में। तो ऑल्दो एक फेज आया जहां पे कि कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है वो डिक्लाइन किया इंडिया में, बट इन ड्यूरिंग 1970s 1960s एक्चुअली नक्सलबारी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू होती है बाय द पुअर पेजेंट्स अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स। ठीक है, तो यहां पे स्टार्ट होती है, यहां से शुरू होता है आपका नक्सल मूवमेंट। एम क्या है इस मूवमेंट का? बेसिकली द एम ऑफ द मूवमेंट इज टू ओवरथ्रो द एग्जिस्टिंग सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थ्रू आर्म्ड स्ट्रगल। तो आर्म्ड स्ट्रगल इज वन ऑफ द फाउंडेशनल कह सकते हैं आइडियोलॉजी ऑफ नक्सल मूवमेंट, कि आर्म्ड स्ट्रगल के हेल्प से जो एग्जिस्टिंग सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसको ओवरथ्रो करना है और एक नया डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन लाना है। ठीक है, एक बेसिकली क्लासलेस सोसाइटी बनानी है जहां पे इक्वालिटी हो, परफेक्ट इक्वालिटी हो, ऐसी चीजें। और ये जो आइडियोलॉजी है इट इज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय माओ। ठीक है, माओ जिनका कहना था कि पावर फ्लोज थ्रू द बैरल्स ऑफ द गन। बेसिकली एक आर्म्ड रिवॉल्यूशन को वो सपोर्ट करते थे। उन्होंने चाइना में सक्सेसफुली आर्म्ड रिवॉल्यूशन लाया भी था, तो उनसे इंस्पायर्ड है इनका जो आइडियोलॉजी है। नेक्स्ट हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म। तो नक्सलिज्म जो है इट वाज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू व्हाट? रिएक्शन टू द सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। 1971 के सेंसस की बात करें तो उस वक्त 60% ऑफ द पॉपुलेशन वेर लैंडलेस, और ज्यादातर जो लैंड था इंडिया में इट वाज हेल्ड बाय द 4% रिच एलिट्स। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, साथ में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था। ठीक है, और क्योंकि लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट 1990s में आया, ठीक है, उससे पहले देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी नहीं था, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी। सो दे चोज टू पिक अप आर्म्स। ठीक है, तो उन्होंने आर्म रिस्पॉन्स का सहारा लिया एंड दे लॉन्च्ड अ रिवोल्ट। अब उसके बाद गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स भी इस पे इट वाज नॉट सेटिस्फैक्टरी। इट माइट बी ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज और ड्यू टू लैक ऑफ फोरसाइटेडनेस, कुछ भी कह सकते हैं। तो गवर्नमेंट का भी रिस्पॉन्स जो था वो नक्सल मूवमेंट को लेकर के, ऑल्दो 1971 में ऑपरेशन स्टीपल चेज लॉन्च किया गया था टू सप्रेस द नक्सल मूवमेंट इन बंगाल। ठीक है, तो 1971 में ऑपरेशन स्टीपल चेज लॉन्च किया गया था टू सप्रेस द नक्सल मूवमेंट एंड इट वाज सक्सेसफुली सप्रेस्ड। नेक्स्ट जो बिग मोमेंट आता है इन दिस मूवमेंट इट वाज इन 1990s। 1990s में एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म लाया जाता है इंडिया में, द एलपीजी रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जिसे कहते हैं। इस रिफॉर्म आने के बाद बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज को माइनिंग लाइसेंस मिला ताकि वो ये जो फॉरेस्ट एरियाज में जाके माइन कर सकें, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करें या फिर यूज करें। तो ज़्यादातर ये जो माइनिंग जो माइंस थे या ये जो रिसोर्सेज हैं ये ट्राइबल एरियाज में ज़्यादातर लोकेटेड हैं। तो एक बार फिर से यहाँ पे जो डिसकंटेंट है वो ट्राइबल्स में इंक्रीज होना शुरू हुआ एंड दिस वाज फर्दर यूज्ड टू फ्यूल द नक्सल मूवमेंट। तो वापस से नक्सल मूवमेंट का राइज हुआ 1990s में
and in 2004 the CPI Maoist Party was formed, जो कि एक बैकिंग प्रोवाइड करती है टू द नक्सल मूवमेंट, ठीक है। और अभी के टाइम में दिस हैज स्प्रेड अक्रॉस ऑलमोस्ट अक्रॉस होल ऑफ इंडिया, यानी एक रेड कॉरिडोर जिसे हम कहते हैं, इट स्प्रेड्स फ्रॉम बिहार द नेपाल बॉर्डर टू ऑलमोस्ट केरला, तो इसे हम रेड कॉरिडोर भी कहते हैं, एंड इट इज नाउ अ बिग इशू। तो ये स्टार्ट हुआ था एज अ रिएक्शन, एज अ रेस्पॉन्स टुवर्ड्स अंडर डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, बट अभी के टाइम में नक्सलिज्म इटसेल्फ हैज बिकम एन ऑब्स्टेकल इन प्रोवाइडिंग डेवलपमेंट टू दीज रीजंस। तो ये हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ नक्सलिज्म। लेट अस लुक एट द फैक्टर्स बिहाइंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, कि क्या फैक्टर्स हैं, क्या मेजर फैक्टर्स हैं जिससे कि ये मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ या अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, इसके पीछे क्या क्या फैक्टर्स हैं। तो आइडियोलॉजिकल फैक्टर तो है ही, बट इसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकवर्डनेस। तो नक्सल मूवमेंट या जो नक्सली हैं उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड वैसे रीजन में ज़्यादा है जहाँ पे बैकवर्डनेस ज़्यादा है, जहाँ पे जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो लीस्ट है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है लाइक सैनिटेशन, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, ये चीज़ें वहाँ पे नहीं है। ऐसी जगह पे लोगों को मोबिलाइज करना ज़्यादा ईजी हो जाता है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट या जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट एक डिसकंटेंट क्रिएट करना इज मच मोर ईजियर इन दीज एरियाज। तो सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बैकवर्डनेस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन, biggest factor behind left wing extremism. Next is land alienation and displacement. तो जैसा कि हमने डिस्कस किया कि 1990s के बाद LPG जब आया उसके बाद बहुत सारी माइनिंग्स वगैरह, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बड़े बड़े लॉन्च किए गए इन फॉरेस्ट एरियाज में, तो इससे काफ़ी ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ इन ट्राइबल्स का, जहाँ वो सेंचुरीज से रह रहे थे उन्हें हटाया गया। लैंड एलियनेशन हुआ, जिस लैंड पे ये रहते थे या खेती करते थे उनसे वो लैंड ले लिया गया, तो इसके कारण भी एक डिसकंटेंट क्रिएट हुआ। नेक्स्ट इज ट्राइबल राइट्स, जो वायलेशन, जो उनके जो ट्रेडिशनल राइट्स थे फॉरेस्ट रिसोर्सेज के ऊपर, उनका वायलेशन। रीजनल डिस्पैरिटीज, कुछ रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, कुछ रीजन में कम डेवलपमेंट हुआ, इसके कारण भी ये भी एक फैक्टर है बिहाइंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में, जो रीजनल इम्बैलेंस है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। गवर्नेंस एंड करप्शन, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट भी हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी एक लैक रही कि इन रीजन में प्रॉपर जो जानी चाहिए थी रिसोर्सेज एलोकेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ। करप्शन के कारण भी हो सकता है, या फिर इनका रिमोटनेस भी एक रीजन है कि काफ़ी ये रिमोट एरियाज में है, तो डेवलपमेंट या जो स्कीम्स है या पॉलिसी है उनको उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया गया। करप्शन इज ऑल्सो अ बिग रीजन। एंड द लास्ट इज आइडियोलॉजिकल रीजन, ठीक है। आइडियोलॉजी, अगेन एट इट्स कोर नक्सलिज्म इज एन आइडियोलॉजिकल मूवमेंट। इम्पैक्ट अब हम देखते हैं, इम्पैक्ट क्या है नक्सलिज्म का, तो मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट है इसके। सबसे पहला है तो सोशल इम्पैक्ट। नक्सलिज्म के कारण फियर, वायलेंस, डेथ, एलिनेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, हेल्थ केयर एटसेट्रा, तो जो सोशल डेवलपमेंट है वो इट इज़ एन हिंड्रेंस टू सोशल डेवलपमेंट। जो लोग हैं इस रीजन में काफ़ी फियर में रहते हैं, देयर आर ऑलवेज इंस्टेंसेस ऑफ वायलेंस, देन एलिनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंटीग्रेशन नहीं हो पाता इनका। बेसिक जो फैसिलिटीज़ है, हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें देयर इज लैकिंग इन दीज एरियाज। नेक्स्ट है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अब इन रीजन में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो या इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें नहीं पहुंच पाती अच्छे से। कहीं ना कहीं नक्सलिज्म, जो नक्सल्स हैं वो भी इसमें बहुत बड़े हिंड्रेंस है, यानी वो ब्रिजेस वगैरह कोलैप्स करना, रोड्स वगैरह को, रोड कंस्ट्रक्शन अगर कहीं हो रहा है तो वहाँ पे जाकर के उन्हें थ्रेट देना या उनसे पैसे वसूलना, ये सारी चीज़ें इनके कारण इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो भी इन रीजन्स में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं हो पाती है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाता, और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो काफ़ी बुरा है इन रीजन्स में, काफ़ी बिलो पार है। एंड थर्ड इज पॉलिटिकल इम्पैक्ट। तो यू ऑल मस्ट हैव सीन न्यूटन मूवी, जहाँ पे कि दिखाया जाता है कि कितना चैलेंजिंग है इन डिस्ट्रिक्ट्स में, इन एरियाज में इलेक्शन वगैरह कंडक्ट कराना। एक तो पॉलिटिकल एजुकेशन नहीं है, दे डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग इन द इंडिया, यानी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है या उन्हें किससे सपोर्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो एक पॉलिटिकल एजुकेशन की कमी है, जिसके कारण वो इन्फॉर्म डिसीजन ले पाए, वो नहीं ले पाते हैं ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिटिकल एजुकेशन। साथ ही सिक्योरिटी थ्रेट्स होती है ऐसे रीजन में, जो नक्सल्स होते हैं जनरली दे ट्राई टू डिस्टर्ब एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, यानी इलेक्शन जैसे प्रोसेसेस को वो ट्राई करते हैं उन्हें डिस्टर्ब करने का थ्रू वायलेंस एंड अटैक्स। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है वो इन रीजन में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है कंडक्ट कराना।
तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल इम्पैक्ट ये तीनों हैं, साथ ही सिक्योरिटी थ्रेट तो है ही, चाहे वो सिविलियंस हो चाहे वो हमारे आर्म्ड फोर्सेज हों। अब गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी देखते हैं कि कैसे टैकल किया जा रहा है नक्सलिज्म इंडिया में। तो बेसिकली दो तरह की स्ट्रैटेजी होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी। तो जो शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है, इट इज़ बेसिकली टू यूज़ आर्म्ड फोर्सेज, टू यूज़ आर्म्स और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसके हेल्प से इंफॉर्मेशन गैदर करना, अटैक्स को प्रिवेंट करना, ठीक है, अरेस्ट वगैरह करना। और जो लॉन्ग टर्म ऑपरेशन होता है दैट इज़ द डेवलपमेंटल अप्रोच, इनका इंटीग्रेशन करना इन द मेन स्ट्रीम जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है उसके साथ। तो शॉर्ट टर्म में हमारा सिक्योरिटी ऑपरेशंस आ जाता है, बहुत सारे सिक्योरिटी ऑपरेशंस लॉन्च किए गए हैं बाय इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद स्टेट स्पेसिफिक और नेशनल लेवल दोनों पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। स्टेट स्पेसिफिक की बात करें तो ये जो कुछ स्टेट्स हैं लाइक वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश, झारखंड, ये सबसे ज़्यादा नक्सल अफेक्टेड स्टेट्स हैं। तो स्टेट स्पेसिफिक अगर देखें तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है नक्सलिज्म को टैकल करने का। पुलिस मॉडर्नाइजेशन का मतलब है इनको प्रॉपर वेपन्स प्रोवाइड किए जाएँ, मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स वगैरह या सर्वेलेंस के जो टेक्नोलॉजीज़ है वो सारी प्रोवाइड की जाए, इंटेलिजेंस गैदरिंग में हेल्प हो इनकी। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, गवर्नमेंट की एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जहाँ पे जो नक्सल्स हैं उन्हें बोला जाता है कि वो सरेंडर करें, दे शुड गिव अप देयर आर्म्स, बदले में उन्हें इकोनॉमिक बेनिफिट्स या एम्प्लॉयमेंट जैसी चीज़ें भी एक तरह से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है कुछ स्टेट्स में, रिहैबिलिटेशन एंड सरेंडर पॉलिसी एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, यानी जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ है वहाँ पे जो कॉमन पीपल रह रहे हैं, जो सिविलियंस है, उन्हें जाकर के समझाना, उनसे बातें करना, उन्हें गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा पहुंचाना। सो दिस बिल्ड्स द कॉन्फिडेंस। उसी तरह से आंध्र प्रदेश में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगेन रिहैबिलिटेशन, सरेंडर हर जगह कॉमन है। कुछ फोर्सेज भी बनाए गए हैं लाइक ग्रे हाउंड है। झारखंड में यू हैव जगुआर फोर्सेज जो कि स्पेसिफिकली नक्सलिज्म को टैकल करने के लिए बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश में एज आई टोल्ड ग्रे हाउंड है। देन महाराष्ट्र में देयर इज कमांडो फोर्स 60, CF60, ऐसे फोर्सेज बनाए गए हैं टू स्पेसिफिकली टैकल द मेनेस ऑफ नक्सलिज्म। उसके बाद बहुत सारे डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जैसे कि सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम, जो ट्राइबल अफेक्टेड स्पेशली एरियाज हैं वहां पे एक्स्ट्रा एलोकेट किया जाएगा फंड्स, ताकि वहां पे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए। इट इज अ सब स्कीम ऑफ अंडर द अम्ब्रेला स्कीम ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्सेस। तो बेसिकली जो मेन स्कीम है आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स है, उसके अंदर बहुत सारे स्कीम्स हैं। सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर स्कीम है, देन यू हैव स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस स्कीम, जहां पे कि जो ट्राइबल जो नक्सलिज्म अफेक्टेड एरियाज हैं उन्हें स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी फॉर डेवलपमेंटल पर्पसेस। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, रोड कनेक्टिविटी, मोबाइल टावर्स, बेसिकली कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। एंड जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, जो कि नीति आयोग का एक प्रोग्राम है जो कि बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है उनको सपोर्ट करने के लिए, तो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम भी 35 लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स है, जो नक्सलिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे भी लॉन्च किया गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये सारे आपके कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में आ जाते हैं, जहां पे हम डेवलपमेंट को प्रायोरिटी देते हैं। अब हम नेक्स्ट एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है, दैट इज द समाधान स्ट्रैटेजी। आप इसे मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। इसमें क्या है, बेसिकली स्मार्ट पुलिसिंग, लीडरशिप, अभी हमने बात की, पुलिस मॉडर्नाइजेशन, अग्रेसिव स्ट्रैटेजी, तो जहां पे वायलेंस है, जहां पे अटैक्स हो रहे हैं वहां पे अग्रेसिव स्ट्रैटेजी भी हमें लेना है। मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, अगेन जो हमारे आर्म फोर्सेज है, CRPF, जो कि ज़्यादातर इन जोन्स में ऑपरेट करते हैं, तो देयर शुड बी प्रॉपर ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, क्योंकि वर्किंग कंडीशन काफ़ी हॉस्टाइल होता है इन एरियाज में। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, अगेन इंटेलिजेंस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, बिना इंटेलिजेंस के आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, सो यू नीड गुड लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस पे फोकस है। देन अगेन देयर आर सर्टेन क्राइटेरिया जिसे आप याद रख सकते हैं। अगेन फाइनेंसिंग, तो इतने बड़े मूवमेंट बिना फाइनेंस किए हुए ये मूवमेंट नहीं जा सकता। जैसे ये अगर हम नक्सलिज्म की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था, दे यूज टू यूज प्रिमिटिव वेपन्स लाइक बोज एंड एरोज, ये सारी चीजें, बट अभी के टाइम में दे यूज ऑटोमेटिक गन्स, एक्सप्लोसिव्स, तो ये बिना फाइनेंसिंग के पॉसिबल नहीं है। तो यू हैव टू कट द फाइनेंसिंग, तब जा करके कहीं ना कहीं आप ऐसे अटैक्स को रोक सकते हैं। अगर हम सक्सेस की बात करें तो ये आज के ही हिंदी न्यूज़पेपर में कुछ डेटा आए हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, 10-12 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है। जो अटैक्स है, जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसमें काफ़ी ज़्यादा अटैक हुए। 2024 इटसेल्फ में अभी तक 141 माओइस्ट जो है वो मारे जा चुके हैं, ठीक है। अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ की बात करें तो वो काफ़ी रिड्यूस हुआ है इन रिसेंट ईयर्स,
सिमिलरली डेथ ऑफ सिविलियन भी काफ़ी रिड्यूस हुआ है, और डेथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जो है, जो माओइस्ट एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो इंक्रीज हुआ है। साथ ही अगर हम डेवलपमेंटल अप्रोच का डाटा देखें तो वैसे एरिया जहाँ पे कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के जो क्राइटेरिया है, सैनिटेशन, हाउसिंग, एजुकेशन, जहाँ पे अच्छे हैं वहाँ पे आपका वो या तो लिमिटेड इम्पैक्ट है वहाँ पे नक्सलिज्म का, या फिर वो नहीं है इम्पैक्ट इफेक्टेड। बट वहीं पे जहाँ पे कि वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे सैनिटेशन की कमी है, स्कूलिंग, एजुकेशन नहीं है, चिल्ड्रन में माल न्यूट्रिशन है, वैसे डिस्ट्रिक्ट्स में नक्सलिज्म अभी भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। तो डेवलपमेंटल अप्रोच इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंक्लूजन की बात करें तो प्योरली आर्म्ड इंटरवेंशन या सिक्योरिटी ड्रिवन अप्रोच जो है वो इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू टैकल लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म। तो हमें चाहिए कि हम एक सॉफ्ट अप्रोच भी साथ में अडॉप्ट करें, जैसे कि लैंड रिफॉर्म, गवर्नेंस रिफॉर्म, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और कोशिश करें कि इन्हें मेन स्ट्रीम जो है हमारा सोशल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसके साथ इंटीग्रेट करें। जैसे कि 2022 में देयर वाज अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ कि बस्तर रीजन में सर्टेन विलेजेस में पहली बार हमारा जो ट्राई कलर है उसे होस्ट किया गया था। तो इस तरह से आप वहाँ का जो, क्योंकि एट इट्स कोर अगेन माओइज्म इज अ आइडियोलॉजिकल मूवमेंट, तो आपको कहीं ना कहीं यू हैव टू चेंज द माइंड ऑफ द पीपल, यू हैव टू अश्योर द पीपल दैट कि उनका डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है बाय द एग्जिस्टिंग सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऑन अनदर लेक्चर ऑन इंटरनल सिक्योरिटी। थैंक्स फॉर